सो हेलो एवरीवन। तो देखिए भाई, अभी तक हम जो हैं कितना हमारा टॉपिक जो है कितना हो गया था भाई। वो वीडियो बीच में बनते बनते ना वो 32 33 के बाद मतलब वो क्लोज हो जा रही है। तो कुछ एक पॉइंट बताए थे मैंने। देखिए, जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन कर रहे थे हम, जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन था वो कितनी 4 यूनिट कंटेन करके रखता था, वो सभी चीज़ें मैंने आपको डिफाइन कर दी थी। ठीक है, उसके बाद कुछ एक पॉइंट लिखने थे, और वो पॉइंट क्या थे? वो पॉइंट थे, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट था ना उसके अंदर जो सबसे फर्स्ट पॉइंट था वो तो था हेम प्लस ग्लोबिन। हेम प्लस ग्लोबिन क्या होता है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन। ठीक है, उसके बाद भाई आया सेकंड। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट था हमारा, सेकंड पॉइंट जो हमें डिफाइन कर रहा था ना, वो बता रहा था कि एक हेमोग्लोबिन 4 यूनिट कंटेन करके रखता है। तो मतलब एक जो सब यूनिट है वो एक एक्टिव साइट कंटेन करके रखती है। मतलब कि 1 होमोग्लोबिन 4 सब यूनिट कंटेन करके रखता है, तो 4 सब यूनिट 4 आयरन को कंटेन करके रखेगी। मतलब कि 1 होमोग्लोबिन कंसिस्ट या तुम लिख सकते हो इसको कंटेन। 1 होमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 1 होमोग्लोबिन मॉलिक्यूल contain a 4 subunit of iron porphyrin ring। 4 subunit of iron porphyrin ring। ठीक है, ये होता भाई। ठीक है, आगे समझ में? तो 2 पॉइंट आ गए भाई समझ में। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट है कि एक होमोग्लोबिन 4 सब यूनिट कंटेन, मतलब कि 4 सब यूनिट कंटेन करके रखता है। ठीक है, और 4 सब यूनिट 4 एक्टिव साइट कंटेन करके रखती है। तो 4 एक्टिव साइट के साथ 4 ऑक्सीजन भी बाइंड कर सकते हैं। मतलब कि एक एक्टिव साइट के साथ एक ऑक्सीजन बाइंड करता है ना, तो 4 के साथ 4 करेंगे। मतलब कि थर्ड पॉइंट हमारा आएगा 1 होमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन ए 4O2 मॉलिक्यूल। या फिर लिख सकते हो तुम 1 होमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बाइंड्स विद 4O2 मॉलिक्यूल। क्या? एक जो होमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो बाइंड करेगा 4 O2 मॉलिक्यूल के साथ। 1 हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड्स विद 4 O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, एंड अगर बात आती है, अब ये तो बाइंड्स, अब मैंने एक चीज बताई आपको या आगे बताऊंगा, मतलब ये वो क्या होता है, जो O2 का नेचर होता है ना, O2 का वो होता है रिवर्सेबल। O2 बाइंडिंग जो होती है वो होती है रिवर्सेबल। तो O2 बाइंडिंग अब रिवर्सेबल मतलब कि वो एक प्रकार से इक्विलिब्रियम बोलते हैं ना, कि मतलब कि ब्रेक फॉर्म हो रहा है और वापस ब्रेक भी हो रहा है। ठीक है, ऐसा ही तो होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जितना प्रोडक्ट बन रहा है फिर वापस मतलब कि रिएक्टेंट भी बन जा रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। तो उसी प्रकार बाइंडिंग ऑफ O2 इज रिवर्सेबल, बाइंड हो रहा है तो वो ब्रेक भी हो रहा है। तो हम यहाँ पर बात करें कि एक होमोग्लोबिन के साथ बाइंड तो 4 O2 कर रहे हैं, बट अगर एक होमोग्लोबिन के साथ बाइंड तो 4O2 कर रहे हैं, बट 1 होमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने O2 को ट्रांसफर कर रहा है, ये बात करें तो सीधी सी बात है 4। तो 4O2 है ना, तो 1 होमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ट्रांसफर 4O2 मॉलिक्यूल। तो ये नोट डाउन कर लो भाई, चारों पांचों पॉइंट। जल्दी कर लो। ये सभी जो हैं स्ट्रक्चर जो मैंने हीमोग्लोबिन के बनाए ना, वो 4 सब यूनिट बनाई, 4 सब यूनिट, वो उसके साथ लिख लो ये पॉइंट्स। ये 4-5 पॉइंट हैं, ये लिख लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, जल्दी करो। चलो रफ कर रहा हूं मैं।
अब देखिए भाई, अब क्या आएगा हमारा ग्लोबिन प्रोटीन। अब क्या आएगा, अब जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा ग्लोबिन प्रोटीन। अब लिख लो, हेडिंग डाल लो भाई ऊपर, सभी डाल लो हेडिंग, सभी ऊपर हेडिंग डाल लो ग्लोबिन प्रोटीन की। किस चीज की? ग्लोबिन प्रोटीन की। ग्लोबिन प्रोटीन। सभी ऊपर हेडिंग डाल लो एक ग्लोबिन प्रोटीन। अब भाई बात आती है क्या, ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन की बात करेंगे अब हम। तो देखो भाई, जो ग्लोबिन प्रोटीन है ना, ग्लोबिन प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये मैंने आपको बता दिया है। ग्लोबिन जो प्रोटीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो हमारा आयरन पोरफायरिन रिंग होगी उसके चारों ओर जो प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन कवर कर रखा है जिसने, हमारी जो आयरन पोरफायरिन रिंग है उसको जिसने कवर कर रखा है, ये वाला देखो, ये यहां से कवर नहीं था ऐसे, ये ग्लोबिन प्रोटीन है, ये ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। अब ये ग्लोबिन प्रोटीन देखेंगे हम। अब भाई मैंने तो तुमको ये भी बता दिया था ये स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन में कि ग्लोबिन प्रोटीन कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कितने? 2 टाइप के। और वो 2 टाइप के कौन कौन से? अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन और बीटा ग्लोबिन प्रोटीन। और ये भी चीज मैंने आपको डिफाइन कर दी थी कि एक हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट कंटेन करके रखता है। कितनी? 4 सब यूनिट। और 4 सब यूनिट में 2 ग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से? अल्फा अल्फा और बीटा बीटा। क्या? अल्फा अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन और बीटा बीटा ग्लोबिन प्रोटीन। अल्फा अल्फा दोनों आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, बीटा बीटा नीचे आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, और आपस में अल्फा बीटा। देखो ये जैसे कि क्या है, अल्फा अल्फा जुड़े हैं, ठीक है, 2 यूनिट ऊपर वाली, नीचे वाली 2 अल्फा अल्फा जुड़ी हैं, और आपस में ये ऐसे कनेक्ट रहती हैं, अल्फा बीटा, ठीक है, इस टाइप से। ओके, तो ये देखो। अब देखो भाई, अब बात आती है, तुम लिखो, पॉइंट लिखो ग्लोबिन प्रोटीन में। ग्लोबिन प्रोटीन में क्या पॉइंट लिखना है? लिखो ये 2 टाइप किससे होते हैं? कितने? 2 टाइप्स। जो हमारे ग्लोबिन प्रोटीन है वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। और ईच ग्लोबिन प्रोटीन कंटेन 4 सब यूनिट, या फिर लिख सकते हो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंटेन 4 सब यूनिट एंड ईच हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन बोल रहा हूं मैं, तो ईच ग्लोबिन प्रोटीन कंटेन 4 सब यूनिट, ठीक है। इसी के अंदर बात कर रहा हूं मैं, हीमोग्लोबिन के अंदर बात कर रहा हूं। तो हेम प्लस ग्लोबिन बात कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? हेम प्लस ग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन ना। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि एक हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट को कंटेन करके रखता है। तो एक ग्लोबिन जो होगा, ईच जो ग्लोबिन होगा वो कितने कंटेन करके रखेगा? 4 सब यूनिट। समझ में आई ना ये बात? क्या बोला मैं? हेम प्लस ग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो एक हीमोग्लोबिन कितने कंटेन करके रखता है? 4 सब यूनिट कंटेन करके रखता है आयरन पोरफायरिन रिंग की, ठीक है, उसमें ग्लोबिन प्रोटीन भी होता है। तो अगर मैं बात करूं कि एक ग्लोबिन कितने कंटेन करके रखेगा, तो सीधी सी बात है, वो भी क्या इसमें से अलग अलग कर दो इनको, तो ग्लोबिन कितनी? 4 ग्लोबिन प्रोटीन, मतलब कि 4 सब यूनिट कंटेन करके रखेगा। और एक हेम ग्रुप, हेमोग्लोबिन में 4 हेम ग्रुप कंटेन करके रखेगा, ठीक है। दोबारा सुन लो, मेरे ख्याल से कंफ्यूज हो गए होगे तुम इस चीज में, कि एक हीमोग्लोबिन कंटेन करके रखता है कितने यूनिट? सब यूनिट? 4 सब यूनिट, ठीक है। तो उसमें हेम प्लस ग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्या? ग्लोबिन प्रोटीन। तो जो ग्लोबिन प्रोटीन है, एक ग्लोबिन प्रोटीन कितनी सब यूनिट कंटेन करके रखता है? 4। और एक हेम ग्रुप 4 आयरन पोरफायरिन रिंग। और जब दोनों को मिला दे हम, इनको दोनों मिला के तो हमारा हेमोग्लोबिन बनता है। तो दोनों को मिला के तो हेमोग्लोबिन बन रहा है। तो मैं एक चीज बोल सकता हूं कि ईच हीमोग्लोबिन कंटेन 4 सब यूनिट। हीमोग्लोबिन में जो हमारा ईच ग्लोबिन प्रोटीन कितने कंटेन करके रखता है? 4 सब यूनिट। ईच ग्लोबिन प्रोटीन contain a 4 सब यूनिट, ठीक है, 4 सब यूनिट। और वो 4 सब यूनिट कौन कौन सी होती हैं? अल्फा अल्फा बीटा बीटा, ठीक है, अल्फा अल्फा और बीटा बीटा।
तो देखिए भाई, लिख लो ये पॉइंट, लिख लो ये लाइन लिख लो। और भाई हर एक चीज, हर एक पॉइंट का मतलब बता रहा हूं तुमको, बार बार मतलब कि समझा रहा हूं, तो ये अब दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। ये बातें जो हैं अब दिमाग में चली जानी चाहिए, ठीक है, कि क्या कैसे क्या है, इसमें क्या है, क्यों है। मतलब कि स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था क्यों, मतलब ये एक ही क्वेश्चन है उन स्टूडेंट का, तो क्यों, ठीक है। तो मैं क्यों का जवाब दे रहा हूँ, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ओके, बहुत स्लो करवा रहा हूँ, इसी कारण करवा रहा हूँ, स्पीड बढ़ाने की बोली थी, अब बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो देखिए रफ कर दिया, देखो तो भाई जो हमारे ग्लोबिन प्रोटीन है वो कितने टाइप के हैं। ग्लोबिन प्रोटीन है 2 टाइप के। फर्स्ट जो है अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन, जीबी मतलब कि ग्लोबिन प्रोटीन जीपी, ठीक है। सेकंड बीटा ग्लोबिन प्रोटीन, बीटा ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। 2 टाइप के हैं। तो जो अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं ना, वो तो कंटेन करके रखते हैं क्या, 141 अमीनो एसिड, क्या 141 अमीनो एसिड, 141 अमीनो एसिड की चेन। ये जो ग्लोबिन होता है वो क्या होता है, प्रोटीन का नाम है ना ग्लोबिन प्रोटीन। तो प्रोटीन किससे बनता है, अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड की चेन से प्रोटीन बनता है, ठीक है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो 50 से कम है ना अमीनो एसिड की चेन, तो वो कहलाएगी पेप्टाइड चेन, या 50 है तो पेप्टाइड चेन। 50 से अबो हो जाते हैं ना, जब 50 से अबो, जैसे कि 130 मतलब 50 से अबो कोई कुछ भी हो जाता है, कितनी भी अमीनो एसिड की चेन, वो पेप्टाइड चेन या प्रोटीन कुछ भी बोल सकते हैं उसको। इसीलिए यहाँ पर अल्फा क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन कितने हैं, अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन है 141, 141 अमीनो एसिड की चेन, ठीक है। इसीलिए हमने इसको बोला अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन, ना कि ग्लोबिन पेप्टाइड चेन। हमने बोला इसको ग्लोबिन प्रोटीन, और हम इसको बोल सकते हैं ग्लोबिन पेप्टाइड चेन भी, ठीक है। तो दोनों ही बोल सकते हैं, लेकिन हम प्रेफरेबल जो नेम देते हैं वो देते हैं अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। और जो बीटा होता है, बीटा ग्लोबिन प्रोटीन, वो कितने अमीनो एसिड की चेन कंटेन करके रखता है, 146 अमीनो एसिड, 146 अमीनो एसिड की एक प्रोटीन चेन, एक पेप्टाइड चेन बना के रखता है, ठीक है। तो बीटा प्रोटीन 146 और अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन 141 अमीनो एसिड कंटेन करके रखता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलिए, चलिए ठीक है, हो गया इतना। और एक बात और लिख लो, जो ये पेप्टाइड चेन होती है किस टाइप की होती है, स्पाइरल टाइप, हेलिकल टाइप की स्ट्रक्चर। जो हमारी पेप्टाइड चेन जो होती है वो किस टाइप की होती है, हेलिकल टाइप। कैसी, हेलिकल टाइप, जिसको हम हेलिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलिक्स टाइप, हेलिकल टाइप या हेलिक्स टाइप। पेप्टाइड चेन जो होती है वो हेलिकल टाइप या हेलिक्स टाइप होती है, ठीक है। इस टाइप से स्पाइरल टाइप, स्पाइरल, ये एक स्पाइरल है ना, स्पाइरल, ठीक है। ये एक स्पाइरल की तरह तो है। तो ये जो प्रोटीन होता है वो इस प्रकार स्पाइरल की तरह, जैसे कि तुम जब साइटोप्लाज्म इनका डीएनए का स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां भी तो क्या होता है, प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन प्रेजेंट होता है उनमें। तो प्रोटीन जब खोलोगे ना ऐसे, तो वो स्पाइरल टाइप से खुलता है, स्प्रिंग की तरह, ठीक है। प्रोटीन स्प्रिंग की तरह खुलेगा। वीडियो देख लेना किसी भी लेक्चर क्यों वीडियो देखना एक डीएनए की, डीएनए सिंथेसिस की या किसी की, प्रोटीन स्पाइरल टाइप होता है, जिसको हम हेलिकल या हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलिए, ठीक है। चलो रफ कर देते हैं, लिख लो ये पॉइंट, लिख लो जो मैंने लिखवाए हैं बोर्ड पे। हो गया भाई, चलिए रफ कर रहा हूं। एक मिनट वीडियो देख लेते हैं कितने मिनट की हो गई है भाई। कोई नहीं, अभी 14 मिनट की हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से अब इस लेक्चर के लिए बस हमारे पास 16 मिनट है। 16 भी क्यों, 16, हाँ भाई 16 मिनट है। 32 मिनट के बाद वीडियो अपने आप बंद हो जाती है, इसलिए हम 16-15 में कंप्लीट करने की सोचेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब देखो भाई, जो ईच ग्लोबिन प्रोटीन कंटेन करके रखता है पोलर पार्ट भी और नॉन पोलर पार्ट भी। जल्दी लिखो, जल्दी करो। ईच ग्लोबिन प्रोटीन कंटेन ए पोलर और नॉन पोलर पार्ट। जो ईच ग्लोबिन प्रोटीन होता है वो पोलर और नॉन पोलर दोनों पार्ट कंटेन करके रखता है, ठीक है। उसके बाद देखो तुम, जो ये पोलर पार्ट है वो कहां पर होता है ग्लोबिन प्रोटीन में, और जो नॉन पोलर होता है वो कहां पर होता है। बना लो जल्दी,
नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, ये बनाओ ग्लोबिन प्रोटीन। बना लिया। जो ये इनर पार्ट होता है ना, इनर पार्ट, ये वाला पार्ट, इनर वाला, ये अंदर वाला पार्ट, ये होता है कैसा, ये सारा पार्ट ये होता है हाइड्रोफोबिक, जिसको हम बोलते हैं नॉन पोलर। ये होता है हाइड्रोफोबिक, ये होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ये जो इनर पार्ट है वो होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, नॉन पोलर पार्ट, जिसको हम बोलते हैं नॉन पोलर। क्या भाई, नॉन पोलर। जहां पर क्या है, जो भी हाइड्रोकार्बन्स की चेन होगी वो यहां पर आकर रिएक्ट करेगी, जो भी हाइड्रोकार्बन्स की चेन होगी ना वो आकर रिएक्ट करेंगी, यहां पर वो आकर रहेंगी। ठीक है, कौन सी, हाइड्रोकार्बन्स चेन, हाइड्रो कार्बन चेन, जैसे कि CH3 CH2 CH2 सो ऑन। ठीक है, क्या बोला मैं, जो इनर पार्ट है, जो ईच ग्लोबिन प्रोटीन कंटेन है पोलर और नॉन पोलर पार्ट। बट बात आती है जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो कहां पर पोलर कंटेन करके रखता है, कहां पर नॉन पोलर कंटेन करके रखता है पार्ट। ठीक है, तो इनर जो होता है ना, इनर ग्लोबिन प्रोटीन का जो इनर पार्ट होता है, जैसे कि हमारे हीमोग्लोबिन में देख लो, इनर पार्ट जो होता है वो होता है कैसा, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, जिसको हम बोलते हैं नॉन पोलर। और नॉन पोलर में कौन सी स्पीसीज या कौन से कंपाउंड आकर रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स वाले, जैसे कि हाइड्रोकार्बन चेन लाइक, जैसे कि ये मान लो हमारी प्रोपेन चेन है, ब्यूटेन चेन, वो आके इस साइड रिएक्ट करेंगे। ठीक है, और जो भी हमारा पोलर पार्ट है वो आउटर साइड रहेगा, ये आउटर साइड है, ये कौन सी है, आउटर साइड, ये है इनर साइड। तो इस जो आउटर साइड पे कौन सा पोलर पार्ट आके रिएक्ट करेगा, कौन सा, पोलर पार्ट। तो वो पोलर पार्ट कैसा नेचर का होता है भाई, हाइड्रोफिलिक नेचर का, हाइड्रोफिलिक नेचर। तो जो पोलर पार्ट है वो किस नेचर का होता है, कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है, और वो उसको क्या बोलते हैं, पोलर पार्ट, पोलर पार्ट बोलते हैं। ठीक है, और पोलर पार्ट में जो एग्जांपल आते हैं वो क्या है, NH3 पॉजिटिव, ठीक है, COO नेगेटिव, ठीक है, COO नेगेटिव, जैसे कि H2O, OH नेगेटिव, ये इस टाइप से, मतलब कि ये क्या है, ये एक प्रकार से पोलर है, पोलरिटी की नेचर है, यहाँ पर पोलरिटी जनरेट हो रही है इन वाले ग्रुप्स में। तो ये जितने पार्ट है ना ग्लोबिन प्रोटीन के आउटर साइड प्रेजेंट होते हैं। क्या बताया, ग्लोबिन प्रोटीन कंटेन पोलर और नॉन पोलर पार्ट, एंड ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा प्रोटीन होता है ग्लोबिन प्रोटीन, उसका इनर साइड जो होता है, इनर वाला, वो तो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, जिसको हम बोलते हैं पोलर पार्ट, सॉरी नॉन पोलर पार्ट, हाइड्रोफोबिक को नॉन पोलर बोलते हैं। ठीक है, नॉन पोलर में जो नेचर होता है ना, कौन सा, हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। हाइड्रोफोबिक में कौन सी चीजें, कौन सी स्पीसीज, कौन से कंपाउंड आके रिएक्ट करते हैं, कौन रहता है वहां पर जो रहते हैं, ठीक है, वहां पर जो प्रेजेंट होंगे वो होंगे हाइड्रोफोबिक इन नेचर के कंपाउंड स्पीसीज। वो कौन से, हाइड्रोकार्बन चेन, जैसे कि हाइड्रोकार्बन चेन। और जो आउटर है, आउटर ग्लोबिन प्रोटीन का, वो जो होता है वो होता है हमारा पोलर पार्ट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक इन नेचर, सॉरी, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक इन नेचर, किसको, पोलर पार्ट को। और वहां पर जितने भी ग्रुप होते हैं आउटर साइड वो होते हैं पोलर नेचर के। कौन से, पोलर नेचर के, किसमें, हमारे ग्लोबिन प्रोटीन में। ठीक है, तो ये चीज आ गई समझ में भाई, अब आ जानी चाहिए, मतलब कि कोई वो नहीं होना चाहिए सर ये नहीं आया वो नहीं आया, तो ये चीजें आ जानी चाहिए। मतलब कि सिंपल सी चीजें मैं तुमको डिफाइन कर रहा हूं, जो सिंपल से सिंपल चीजें होती है ना वो भी मैं कंसेप्ट बना के पॉइंट टू पॉइंट वो आपको क्लियर करवा रहा हूं। अब ये नहीं होना चाहिए कि सर ये नहीं आया ये नहीं आया। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, वीडियो पॉज करके कंप्लीट लिख लेना। ठीक है, तो भाई इसके पीछे का रीजन है, मतलब ये मत तो सोचना कि ये तो चीज़ आती हैं क्यों, उसके पीछे का रीजन है। जरूरी नहीं कि एक MSc लेवल का जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उसी को मतलब कि ये चीज़ें आए, या फिर मतलब वो सोचे कि मतलब भाई ये तो बेसिक्स है बिल्कुल कर लूँगा, नहीं, ये ओनली नेट जेआरएफ वालों के लिए नहीं, ये जो MSc में आने वाले हैं, MSc में आने वाले हैं, MSc केमिस्ट्री करने वाले हैं, आगे नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले, गेट क्वालिफाई करने वाले हैं PSU कंपनी में, तो PGT TGT सभी के लिए ये नॉलेज जरूरी है कि मतलब कि हर एक पॉइंट क्लियर करना सभी के लिए जरूरी होता है। पता नहीं किस टेस्ट में आ जाए कहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो नॉलेज जरूरी है भाई। और अब सोचोगे मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले डायरेक्ट,
सर वो तो होया हुआ ना, ऐसे नहीं होता। हर एक कंसेप्ट हर एक पॉइंट क्लियर करवा के अच्छे से उसके बाद जब असाइनमेंट क्वालिफाई मतलब असाइनमेंट क्लियर करोगे ना, असाइनमेंट को सोल्व करोगे, उसके बाद देखना मज़ा आ जाएगा। मतलब कि एक प्रकार से ऐसा लगे हाँ अब तो क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व हो रहे हैं भाई, मजे आ गए। तो क्वेश्चन सोल्व होंगे अपने आप ही। अब तुम देखोगे ये हाँ ले भाई ये ठीक है, ये ठीक है भाई, अपने आप क्वेश्चन सोल्व होंगे तुमसे। मतलब कि अपने आप तो अपने आप नहीं, मतलब कि पेन भी नहीं उठाया और अपने आप ही ऐसे देखोगे सोल्व, ना ना ऐसे नहीं होगा, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। अभी पेन कॉपी तो चलानी पड़ेगी, पेन तो चलाना ही पड़ेगा, जब होगा। ठीक है, ऐसे मत सोचना, वो मुंह से निकल जाता लेक्चर देते देते। ठीक है, चलिए ठीक है, अब करते हैं हम क्या, ग्लोबिन प्रोटीन में ये इतना तो कर चुके हैं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इन नेचर कर चुके हैं। उसके बाद देखेंगे हम जो ये ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं ये आपस में अटैच्ड रहते हैं। क्या अटैच्ड रहते हैं आपस में, क्यों, किस कारण, किस चीज से कनेक्ट रहते हैं, तो वो बता देता हूं मैं आपको सिंपली। जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है ना ग्लोबिन प्रोटीन का, जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर, वहां पर पोलर पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, पोलर पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन पे। तो वो पोलर पार्ट क्या फॉर्म करते हैं, वो जो है हमारा साल्ट ब्रिज बनाते हैं। क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या फाउंड करते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं एक साल्ट ब्रिज बनाते हैं उसी से। देखिए आप बताते हैं किस प्रकार, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, ये बना लो, जल्दी बनाओ, 2 स्ट्रक्चर बनाओ, सिर्फ 2 बनाओ, अल्फा अल्फा के बना लो या बीटा बीटा के, किसी के भी बना लो आप। ठीक है, जल्दी करो। ठीक है, हो गया भाई, ये हो गया, इतना ठीक है। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद यहां पर है हमारा NH3 पॉजिटिव, यहां पर क्या है भाई, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। ठीक है, अब क्या होगा भाई कि यहां पर इसकी वजह से इन दोनों के बीच में, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इंटरेक्शन होगा यहाँ पर इन दोनों के बीच में। ठीक है, इंटरेक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव जहां पे प्रेजेंट होगा वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण ही ना यहाँ पर एक साल्ट ब्रिज बनता है। ठीक है, साल्ट ब्रिज ऐसे, ठीक है, साल्ट ब्रिज दोनों के बीच में, जिस साल्ट ब्रिज के कारण जो ये अल्फा अल्फा और बीटा बीटा ग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं ये आपस में कनेक्ट रहते हैं। किसमें, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में। एक हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होती है ना, तो आपस में कनेक्ट भी तो रहनी चाहिए ना फ्रीली उड़ जाए, मतलब कि आपस में, मतलब कि पंख लगा के भाई एक वहां पर उड़ेगी एक वहां पर उड़ेगी, ऐसे थोड़ी ना। तो मतलब कि एक कनेक्ट रहनी चाहिए आपस में। ठीक है, जब ही तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो उनको जो कनेक्ट करवाने के लिए वर्क करता है वो एक साल्ट ब्रिज बनता है बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण। ठीक है, ओके, समझ गए ना। तो अब देखिए, अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंटरेक्शन है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, उसके कारण क्या होता है, क्या उसके कारण वहां पर एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण यहां पर एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, जिस स्ट्रेन के कारण यहां पर ये जो स्ट्रक्चर होते हैं कौन सी स्टेट में रहते हैं, टी स्टेट में, टेंस्ड स्टेट में। किस स्टेट में, टी स्टेट में। ठीक है, ये लिख लो आप, ये नीचे कैविटी से ऊपर रहते हैं हमेशा। क्यों, वो मैं आपको आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा क्यों रहते हैं। क्योंकि मतलब कि ये आयरन के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इन नाइट्रोजन के साथ भी रिपल्सन करते हैं। ये आयरन जो इस कैविटी के अंदर फिट भी नहीं हो पाता, ये सारी चीजें आपको आगे डिफाइन करूंगा। ठीक है, ओके। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, जिस स्ट्रेन के कारण ये टी स्टेट, टेंस स्टेट में रहते हैं। किस में स्टेट में, टी स्टेट, जिसको हम टेंस्ड स्टेट बोलते हैं, टी स्टेट या टेंस्ड स्टेट। क्या बोलते हैं, टी स्टेट या फिर टेंस्ड स्टेट। ठीक है, समझ गए ना ये बात। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब देखिए भाई, अब जो ये टेंस स्टेट तक मैंने आपको, टेंस होगा, टी स्टेट होगा, यहां तक मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। ठीक है, कंप्लीट चीजें मैंने आपको यहां पर तक डिफाइन कर दी है कि टी स्टेट कौन सा है और टेंस स्टेट क्यों फॉर्म होगा, टी स्टेट क्यों फॉर्म होगा, ये चीजें मैंने आपको डिफाइन कर दी है। अब आगे चलते हैं कि भाई ये रिलैक्स स्टेट में कब आएगा। ठीक है, जब विदाउट ऑक्सीजन बाइंडिंग
ये हमेशा किस में रहेगा, टी स्टेट में, टेन स्टेट में। यहाँ पर स्ट्रेन रहेगा स्ट्रक्चर के अंदर, ग्लोबिन प्रोटीन के कारण स्ट्रेन रहेगा। जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है ना, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, उस टाइम पे ये स्ट्रेन कम हो जाता है और ये रिलैक्स्ड स्टेट फॉर्म कर लेती है। क्या फॉर्म कर लेती है, रिलैक्स्ड स्टेट फॉर्म कर लेती है, ठीक है। जल्दी जा बाहर। बस बच्चे आ जाते हैं बीच में परेशान करने ठीक है, कोई नहीं। तो देखिए क्या होता है भाई, इसके बाद हमारे जो टी स्टेट फॉर्म होती है, टेन स्टेट फॉर्म होती है। अब जो टेन स्टेट मैंने बता दिया, जैसे ही डीऑक्सी फॉर्म में, सॉरी मतलब कि बच्चे आ जाते हैं बीच में, कभी गेट यहाँ से कभी यहाँ से, तो एक बार मतलब उनको भेजना पड़ता है भाई। लेक्चर तो बिल्कुल क्वालिटी में और अच्छा क्लियर होना चाहिए ना तुमको, इसी कारण है, ठीक है। जल्दी उनको मतलब कि अब घर के अंदर वीडियो बना रहे, कोई मतलब कि अगर अलग से एक रूम होता तो उस रूम में बना लेते, लेकिन भाई घर के अंदर आपको पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। जल्दी करेंगे, लॉकडाउन खुल जाता है, उसके बाद एकेडमी है अपनी, उस एकेडमी पर आपको स्टार्ट करवाएंगे ये ऑनलाइन लेक्चर देना, ठीक है। तो देखिए भाई, डीऑक्सीजनेटेड जो होता है वो सीधी सी बात है, वहाँ पर ही क्या टी स्टेट और टेन स्टेट और जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन के कारण जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर होता है, ठीक है, डीऑक्सी स्टेट में। बट जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है ना आयरन के साथ, वैसे ये रिलैक्स्ड हो जाता है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है और टी स्टेट रिलैक्स्ड हो जाती है ऑक्सीजन बाइंड करने के बाद। ये सभी चीज़ें आगे डिफाइन करता हूँ, ठीक है। देखिए ये सभी चीज़ें आपको आगे डिफाइन करेंगे, अच्छे से क्लियर करवाएंगे, ठीक है। चलिए रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके बना लेना ये सभी चीज़ें जो मैं बनवा रहा हूँ ना, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, बना रहा हूँ, सभी चीज़ें कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो देख लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। 5 मिनट और हैं, तो 2-3 चीज़ें और देख लो डीऑक्सी के बारे में। ये तो हो गया, जल्दी देखो क्या, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब भाई ये डीऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, डीऑक्सी आ गया ना मतलब कि ऑक्सीजन बाइंड नहीं है भाई ग्लोबिन प्रोटीन के साथ। जो आयरन पोरफायरिन रिंग है वहां पर हमारा जो ऑक्सीजन है वो बाइंड नहीं कर रहा, विदाउट ऑक्सीजन के मतलब कि वो रिंग है, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन के वो ग्लोबिन प्रोटीन है, ठीक है। तो डीऑक्सी फॉर्म में क्या होता है, डीऑक्सी फॉर्म में सबसे पहले तो देखो तुम, वहां पर जो एक्टिव साइट होती है ना आयरन, वो Fe2 पॉजिटिव में रहती है। डीऑक्सी फॉर्म में जो हमारी एक्टिव साइट आयरन है वो Fe2 पॉजिटिव फॉर्म में रहती है वहां पर, ठीक है। और दूसरा कि वहां पर क्या प्रेजेंट होता है डीऑक्सी फॉर्म में, डीऑक्सी फॉर्म में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना, डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 5। कितना होता है भाई, 5। और वहां पर जो हमारा आयरन है वो हाई स्पिन में रहता है, विदाउट ऑक्सीजन बाइंडिंग वो हमेशा हाई स्पिन में रहता है। कैसे, हाई स्पिन में। देख लो सबसे पहले तो तुम पता क्या करो, एक स्ट्रक्चर बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। हम यहाँ पर डीऑक्सी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, जल्दी बनाओ सभी, ठीक है, क्लियर। वो पोरफायरिन रिंग का बनाया था बिल्कुल करेक्ट वैसा ही बनाना, अब वो सिंपल वाला स्ट्रक्चर नहीं। सभी बनाओ जल्दी, कॉपी में करो, जैसे मैं बना रहा हूं ना वैसे बनाओ। ये वाला स्ट्रक्चर सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, जल्दी करो, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रक्चर वो मैंने पहले बनाया था ना, वहाँ पर एक बॉन्ड भी बनाया हुआ है, मतलब कि यहाँ पर भी कनेक्ट है, तो नाइट्रोजन पे उस हिसाब से नाइट्रोजन की मतलब कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रॉन ये पाई बॉन्ड है ना, ये कंजुगेशन में रहते हैं इस प्रकार, ये हम मतलब कि बॉन्ड यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन आप देख लेना वहाँ पर, मतलब ये मत सोचना भी नाइट्रोजन की वैलेंसी, नाइट्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बने हुए हैं सर यहाँ पे, तो ये मत सोचना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो हाइड्रोजन हटके हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना,
ठीक है। लेकिन ये मत सोचना कि भाई सर यहाँ पर पिछले वाला जो स्ट्रक्चर बनाया था मैंने पोरफायरिन रिंग में, वहां पर पता है एक इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है, तो वो बन सकता है क्योंकि कंजुगेशन में है, सभी कंजुगेशन में है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में अगर ये हम पाई बॉन्ड बना दें, बस पाई बॉन्ड का एक चीज को तुमको ध्यान रखना है, जो पाई बॉन्ड है वो 11 होने चाहिए। कितने? 11 होने चाहिए, 11। और जो सही फॉर्म है वो ये वाली, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में, मतलब कि कंजुगेशन में जो हम दिखाते हैं ना हीमोग्लोबिन का पोरफायरिन रिंग का स्ट्रक्चर और जो पाई बॉन्ड, वो ये वाला दिखाते हैं, ये स्ट्रक्चर दिखाते हैं हम, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर आयरन इस प्रकार और ये, ठीक है, हो गया। डीऑक्सी फॉर्म है तो यहाँ पर एक एन हिस्टाडीन ग्रुप, ठीक है। यहां से आया होता है प्रोटीन, अब ये प्रोटीन बना दो, ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। यहां इस प्रोटीन चेन में से ये एन हिस्टाडीन ग्रुप निकल के आया होता है प्रोटीन हिस्टाडीन में, ठीक है। इन प्रोटीन में से एन हिस्टाडीन ग्रुप निकल के आया होता है और इसके साथ कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पर डीऑक्सी फॉर्म में जो आयरन रहता है, एक्टिव साइड जो है कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में रहती है, लिख लो Fe2 पॉजिटिव। और ये जो होता है ये हाई स्पिन में होता है, लो स्पिन में? ऑक्सीजन तो बाइंड ही नहीं है, तो किस में रहेगा? हाई स्पिन में। किस में? हाई स्पिन में। हाई स्पिन स्टेट में रहता है ये जो आयरन है, हमेशा हाई स्पिन स्टेट में रहता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन किस प्रकार रहेंगे भाई? जो डी ऑर्बिटल वो सेपरेट होकर T2G और EG में सेपरेट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार रहेंगे देखना। ये हमारा है 1 2 3 4 5 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब जब इसका सेपरेशन होगा, ये ब्रेक होगा, तो किस किस चीज में होगा? T2G और EG में। तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये हमारे 3 इलेक्ट्रॉन T2G के हैं, ये किसके हैं? ये 3 ऑर्बिटल T2G के, 2 ऑर्बिटल किसके? EG के, क्योंकि ये आपस में सेपरेट ऐसे ही तो होता है ना। अब सेपरेशन तो पता होगा ना भाई तुम्हें, या फिर वो कभी देखना, ये सेपरेशन होता है, ये T2G का होता है, ये EG में, ये T2G और ये EG, ऊपर वाले EG और ये T2G, ठीक है। ये सेपरेशन तो पता ही है तुम्हें नॉर्मल, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है भाई T2G में? 3। और EG में कितने हैं? 1 मिनट, सॉरी भाई, सुनो 1 मिनट रुको। Fe2 पॉजिटिव में रहता है ना, Fe2 पॉजिटिव में, Fe2 पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है? 6। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। तो T2G में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। EG में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, समझ गए ना। Fe2 पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन? D6, मतलब कि D6 ही होगा ना, क्योंकि Fe में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पॉजिटिव आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में, तो 6 इलेक्ट्रॉन। T2G में 4 और EG में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये चीजें नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है, आगे काम आने वाली ये चीजें, ठीक है।